जय हिंद दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा भावना यस का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में आज हमारा नया कॉन्सेप्ट क्या है, संविधान के अनुसूचियां, उसके हम शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा हमको पता है कि 15 अगस्त को देश आज़ाद होता है और 26 नवंबर को संविधान बन के तैयार होता है, जो कि 26 जनवरी को लागू होता है। पर जब संविधान बना था उसमें कुछ अनुसूचियाँ भी दी गई थी कि किस चीज़ के तहत क्या होगा। अनुसूचियाँ होती क्या हैं, जैसे संविधान जब बन के तैयार हुआ था तो सारी बातें संविधान में लिख देना पॉसिबल नहीं था कि क्या चीज़ें कैसे होंगी। जैसे संविधान में लिखा गया कि ये प्रधानमंत्री बनेगा, पर उसकी शपथ कैसे होगी, वो कहाँ चीज़ लिखी गई है, उसकी शपथ की प्रोग्रेस क्या होगी, शपथ कैसे होगी, उसका वेतन कितना मिलेगा, वो सब कहाँ लिखा गया है, वो सब अनुसूचियों में लिखा गया है। तो आज हम उन्हीं अनुसूचियों को पढ़ेंगे कि कितनी अनुसूचियाँ होती हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, है ना। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा संविधान बना था उसमें जब मूल संविधान बना, जब संविधान बन के तैयार हुआ था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज कितनी हो गई हैं, आज 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। आइए देखते हैं सबसे पहली अनुसूची क्या कहती है। जो पहली अनुसूची है, जब आप भी कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई बुक लें आप या फिर संविधान लें, उसका चाहे आप पहला आर्टिकल देखें या फिर पहली अनुसूची, जब हम कोई भी चीज़ पहला देखते हैं तो उसके बारे में लिखा होता है, उसका नाम क्या होगा, उसमें कितनी चीज़ें होंगी। तो ऐसे जो हमारी संविधान की अनुसूची है, जो उसकी पहली अनुसूची है, उस पे क्या है, राज्यों और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके क्या क्या नाम हैं और उनकी कितनी बाउंड्रियां हैं, कितने हमारे देश में राज्य हैं और कितने उनकी टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो क्या क्या उन राज्य हैं, कहाँ कहाँ पर उनकी बाउंड्री फैली है, उनके क्या क्या नाम है। तो इस राज्यों के बारे में जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ लिखी हुई है, हमारे से पहली अनुसूची में लिखी हुई है। ठीक है, तो राज्य के बारे में पूरी जानकारी जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कहाँ लिखी हुई है, एक में। दो देखते हैं, जो दूसरी अनुसूची है वो क्या कहती है, वेतन और पेंशन के बारे में कि जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, सीएजी हो गए, गवर्नर हो गए, मुख्यमंत्री, मतलब जितने भी लोग हैं इनकी क्या सैलरी होगी, इनको कितनी पेंशन मिलेगी, कितना इनको वेतन भत्ता मिलेगा, ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं, अनुसूची 2 में लिखी हुई हैं, है ना। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो हमारी थोड़ा ट्रिक से भी देखेंगे। देखिए क्या होता है कि जो पहली बात तो हम समझ गए कि पहले में क्या होगा, राज्य होगा, राज्यों के बारे में बताया गया। और दूसरी बात हमने क्या देखा कि 2 में क्या है, वेतन है। पर इसे याद कैसे रखेंगे, जैसे पैसा दो तरह से कमाया जाता है, एक जो लीगल पैसा होता है और दूसरा कैसे कमाते हैं लोग, 2 नंबर से पैसा कमाते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, 2 नंबर का पैसा, है ना, वेतन। तो दूसरे वाले कैसे याद रखेंगे, 2 नंबर से याद रखेंगे। अब तीसरे में कैसे याद रखेंगे, जो तीसरी अनुसूची है उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है कि जितने भी तुम्हारे पदाधिकारी होंगे, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, उनकी शपथ कैसे होगी, वो जब सत्ता में आएंगे तो शपथ कैसे लेंगे, उसके बारे में जो पूरी डिटेल लिखी गई है वो कहाँ लिखी गई है, वो तीसरी अनुसूची में लिखी गई है। तो इसे कैसे याद रखेंगे, आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे 3 यहाँ पे है और 3 इसमें शपथ में भी 3 लेटर होते हैं, है ना। तो 3 3 3 3, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। 2 नंबर का वेतन, 3 3, ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक से याद कर सकते हैं ना। तो चौथा शेड्यूल है हमारा, उस पर क्या है, जो चौथी अनुसूची उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, बंटवारा कैसे हुआ है। देखिए संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा होता है। तो लोकसभा का तो डायरेक्ट चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिससे लोग चुन के वहाँ पहुँचते हैं। पर राज्यसभा का डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है। तो उस पर क्या होता है, सीटों का जो बंटवारा है कि किस राज्य से कितने लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश से लोग वहाँ पहुँचेंगे, तो कितने लोग वहाँ पहुँचेंगे, कितनी वहाँ सीटें होंगी, कहाँ से कितने लोग आएंगे, वो सारी बातें कहाँ लिखी हुई है, वो लिखी हुई हैं किसमें, शेड्यूल नंबर 4 में लिखी गई है ना। तो इस पे लिखी गई हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है, 5वीं अनुसूची। अब 5वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है, इसमें क्या लिखा गया है कि SC और ST का प्रशासन कैसे होगा पूरे देश में। मतलब ये है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में लिखा गया है कि इनका प्रशासन कैसे होगा, इनके बारे में जो कानून होंगे, जो इनका पूरा मैनेजमेंट होगा, ये कैसे होगा पूरे देश में, ये कहाँ लिखा गया है, ये शेड्यूल नंबर 5 में लिखा गया है। देखिए आपको पता है कि पास्ट में इनके साथ बहुत सारा जुल्म किया गया है, इनको बहुत सारे लोगों ने परेशान किया। ST और SC को इन्होंने बहुत सारे तंज सहे हैं प्रेजेंट भूतकाल में। तो उन्हीं को मुख्य धारा में लाने के लिए, सबके साथ बराबर करने के लिए कुछ इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। और वो विशेष प्रावधान कहाँ लिखा गया है, वो लिखा गया है शेड्यूल नंबर 5 में लिखा गया है ना। तो अगला देखते हैं। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, ट्रिक से। देखिए जैसे जो S होता है, चाहे वो SC में हो चाहे ST में हो, वो कैसे होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि 5 और S को सेम बनाते हैं। तो हम कैसे याद रखेंगे, SS 5S, ऐसे याद रख सकते हैं किसको, शेड्यूल नंबर 5 को। आइए देखते हैं 6 नंबर पे क्या है।
जो छठवीं हमारी अनुसूची है वो क्या कहती है, देखिए पाँचवीं और छठवीं बहुत ही मतलब एकदम सिमिलर है, मिलती जुलती है, तो बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। 5 में कहता है कि SC/ST का जो प्रशासन होगा वो पूरे देश में किस तरह से होगा। और जो 6 नंबर की अनुसूची कहती है वो ये कहती है कि सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, सिर्फ 4 राज्यों में सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे SC/ST का था, यहाँ पे सिर्फ किसका है, ST बस का। तो सिर्फ 4 राज्यों में किसके प्रशासन की बात करता है, सिर्फ ST के प्रशासन की बात करता है। कौन, हमारी छठवीं अनुसूची, कि मेघालय और असम, त्रिपुरा और मिजोरम में जो ST हैं, जो वहाँ की जनजाति हैं, उनके बारे में कैसा उनका प्रशासन होगा, वो कौन बात करता है, हमारी छठवीं अनुसूची बात करती है। इसको ट्रिक से कैसे देख सकते हैं, जैसे AMTM है ना, ऐसे भी याद कर सकते हैं, AMTM है ना। ट्रिक से हम कैसे याद कर सकते हैं, वैसे मैं ट्रिक में बहुत भरोसा करता नहीं हूँ, ट्रिक इज़ टेम्परेरी, कॉन्सेप्ट इज़ परमानेंट, है ना, तो मैं ट्रिक में बहुत भरोसा नहीं करता हूँ, पर ठीक है, फिर तब भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जब 4-5 बार बोलेंगे लगातार तो जल्दी चीज़ याद हो जाएंगी। AMTM, ए से क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हमारी क्या हो गई, छठवीं अनुसूची हो गई। 5वीं में हमने क्या देखा, 5वीं में देखा कि पूरे देश में ST/SC के प्रशासन के बारे में बात की गई है। और 6 नंबर में हमने क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ ST के बारे में बात की गई, सिर्फ कहाँ, सिर्फ 4 राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। ठीक है, ये हमने 4 जगह देखा है ना। आइए देखते हैं 7वीं अनुसूची क्या कहती है। जो हमारी 7वीं अनुसूची कहती है वो कहती है शक्तियों का बंटवारा। देखिए हमारा जो केंद्र है और राज्य है, दोनों में शक्तियों के बंटवारे की बात कौन करता है, हमारी अनुसूची 7 करती है। देखिए 3 तरह की लिस्ट होती है, एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची होती है उसमें ये लिखा होता है कि किन किन मुद्दों पे केंद्र कानून बना सकता है, और जो राज्य सूची होती है उसमें ये लिखा होता है कि किन किन विषयों में राज्य कानून बना सकता है, और जो समवर्ती सूची होती है उसमें ये लिखा होता है वो कुछ कॉमन मुद्दे होते हैं जिनमें ज़रूरत पड़ने पर केंद्र भी कानून बनाता है और राज्य भी बनाता है, पर जब दोनों में टकराव होता है तो हम प्राथमिकता किसको देते हैं, केंद्र को देते हैं, है ना। तो इसमें क्या कहा गया है कि शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब संघ सूची की बात आती है, जैसे जनगणना कैसे होगी, नेशनल हाईवे कैसे बनेंगे, एम्स कैसे बनेंगी, हमारा विदेशी देशों से संबंध कैसा होगा, ये सब किसके मुद्दे हैं, ये सब केंद्र के मुद्दे हैं, भारत सरकार देखेगी इसको। और जैसे पुलिस प्रशासन कैसा होगा, और यहाँ का नगर निगम कैसा होगा, यहाँ की वो लोकल मुद्दे कैसे होंगे, ये सब कौन देखेगा, ये सब देखेगा हमारा राज्य सूची। और समवर्ती सूची कैसी है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक आ गया जिसमें दोनों लोग कानून बना सकते हैं, कोई नॉर्मल मुद्दा हो गया, है ना, तो जिसमें क्या होता है कि 3 तरह की अनुसूचियाँ होती हैं, और इससे क्या होता है, प्रॉपर शक्तियों का बंटवारा होगा। अगर ये नहीं होगा तो किसी मुद्दे पे केंद्र और राज्य दोनों की लड़ाई हो जाएगी कि ये मुद्दा हमारा, इसमें हमें कानून बनाना है। इसलिए प्रॉपर इसको क्या किया गया है, 7 नंबर के शेड्यूल में बराबर लिख के बताया गया है कि किस में आपको कानून बनाना है, किस में हमको बनाना है ना। तो क्या हो गया, 7 से शक्तियों का बंटवारा, है ना, कि कैसे शक्तियों का हम बंटवारा कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं 8वां नंबर। इसमें क्या है, जो 8वीं हमारी अनुसूची है उसमें क्या है, उसमें बोला गया है मानक भाषाओं के बारे में, कि हमारे देश में कितनी मानक भाषाएं हैं, इसके बारे में जो पूरी डिटेल से बातें लिखी गई है वो कहाँ लिखी गई है, वो लिखी गई है शेड्यूल नंबर 8 में लिखी गई है कि मानक भाषाएं कितनी होंगी। ध्यान रखेंगे जब शुरू में संविधान बना था हमारा तो कितनी मानक भाषाएं थी, वो सिर्फ और सिर्फ 14 थी, और आज कितनी बढ़ के हो गई हैं, आज 22 भाषाएं बढ़ के हो गई हैं जो मानक भाषाएं हैं, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। और बहुत ही मज़े की बात यह है कि जिस अंग्रेजी के लिए हम इतना पागल बने फिरते हैं, जितना हम परेशान रहते हैं, अंग्रेजी करते हैं, इंग्लिश करते हैं, तो इंग्लिश हमारी मानक भाषाओं में नहीं शामिल है। इन 22 भाषाओं में इंग्लिश शामिल नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है कि मानक भाषाएं कितनी हैं, 14 हैं, और शुरू में 14 थी जब मूल संविधान बना था, और आज कितनी बढ़ के हो गई हैं, 22 भाषाएं होंगी। किस भाषा में कौन सा काम होगा, सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी, संसद की भाषा क्या होगी, ये सारी बातें कहाँ लिखी गई हैं, मतलब कितनी टोटल भाषाएं होंगी, सारी बातें कहाँ लिखी गई हैं कि मानक भाषाओं के बारे में शेड्यूल नंबर 8 में लिखी गई हैं। आइए देखते हैं शेड्यूल नंबर 9 में क्या लिखा गया है। जो हमारी अनुसूची नंबर 9 है उसमें क्या लिखा है, भूमि सुधार कानून के बारे में बताया गया है। क्या था कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे क्या था कि बहुत लोगों ने भूमि का अधिग्रहण कर लिया था, तो जो सरकार थी उसको मैनेज करने में भूमि को बहुत ही दिक्कत आ रही थी। उन्होंने एक कानून पास किया था और वो उसी को शेड्यूल नंबर 9 में जोड़ा गया था। यही 4 चीज़ें बाद में ऐड की गई थी। मैंने बताया ना जब मूल संविधान बना था तब 8 ही थे और इसमें 4 क्या किए गए थे, ऐड किए गए थे। तो यही चीज़ें पहली बार ऐड की गई थी। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक बात ये बनता है इसमें क्या था कि जो 9वीं अनुसूची है वो कब ऐड की गई थी, वो 1951 में जब एक जो पहला हमारा संविधान संशोधन था, उसी के द्वारा ये क्या हुआ था कि हमारी
शेड्यूल में, हमारे अनुसूचियों में जो अगली अनुसूची जोड़ी गई थी वो थी 9वीं। कब जोड़ी गई थी? 1951 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जोड़ी गई थी। ठीक है, इससे दो बातें चलती है पता कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 1951 में हुआ था। अगली बात देखते हैं, शेड्यूल नंबर 10 जो हमारी अनुसूची 10 है वो क्या कहती है? वो कहती है दल बदल कानून के बारे में बताया गया। इसमें जो हमारी 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल कानून के बारे में बताया गया। ये क्या होता है? इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे एमपी में भी हाल ही पहले कुछ दिन पहले हुआ। जब पिछला विधानसभा का चुनाव था तो जो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं वो जब चुनाव जीतते हैं, वो पहले बीजेपी से थे, पहले वो कांग्रेस से थे। जब वो चुनाव जीतते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं, बीजेपी मिल जाते हैं, जिससे पूरे मध्य प्रदेश की जो सरकार गिर जाती है। जो पहले यहाँ के मुख्यमंत्री थे वो कमलनाथ जी थे, और उसके बाद जब सरकार गिरती है तो फिर शिवराज सिंह चौहान जी हो जाते हैं, है ना। तो इसका पहले के टाइम पे क्या दिक्कत था कि पहले क्या सरकारें जो थी वो स्थिर नहीं हुआ करती थी, और जो कोई पार्टी जो मेंबर हुआ करते थे वो किसी दूसरे पार्टी से चुनाव जीतते थे और दूसरे पार्टी में मिल जाते थे। इससे क्या होता था कि जो सरकार की स्थिरता थी वो नहीं रह पाती थी, सरकार गिर जाया करती थी और उनमें स्थायित्व पद नहीं आ पाता था। तब ये फिर कानून लाया गया कि दल बदल कानून लाया गया, जिसमें कुछ बातें लिखी गई, जो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था। इसके बारे में कभी और डिस्कस कर लेंगे। ये चीज़ें कब जोड़ी गई, इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा इस चीज़ पे थोड़ा सा लगाम लगा कि लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ मुश्किल हो गई, है ना। तो ये कब जोड़ी गई बातें? ये बातें जोड़ी गई थी 52वां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट था, जो संविधान का संशोधन था, कब हुआ था? 1985 में। 52वें संविधान संशोधन 1985 में जो 10वां शेड्यूल था वो जोड़ा गया। ठीक है, 11वें में क्या बात कही गई है? जो 11वीं अनुसूची है, जो 11वां अमेंडमेंट है, उसमें कहा गया था कि जो पंचायती राज की बात की गई थी कि पंचायत में कैसे उसका प्रशासन चलेगा। पहले पंचायती राज की बात नहीं थी, फिर जब पंचायती राज की बातें जोड़ी गई, ये कब जोड़ी गया था? 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। और इसमें बताया गया कि पंचायत के कितने सारे काम होंगे। उसमें कई सारी लिस्ट आई थी जिसमें लिखा था कि पंचायत के ये काम होंगे, नाली वाला काम, ग्रामीण वाला काम, नहर वाला काम, ये सारे काम किसके थे? पंचायत के थे। तो पंचायती राज का जो कॉन्सेप्ट आया था तो वो कब आया था? 1992 में, जब शेड्यूल में जोड़ा गया। फिर अगली और लास्ट शेड्यूल क्या था? 12वें शेड्यूल में क्या लिखा हुआ? जो 12वीं अनुसूची है उसमें लिखा गया है नगर निगम के बारे में। तो 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज जोड़ा गया और 74वें संविधान संशोधन से नगर निगम के बारे में जोड़ा गया कि नगर निगम क्या होता है। देखिए, नगर निगम क्या होता है? जब शहर के अंदर कुछ उसके क्राइटेरिया होते हैं, कुछ उसके नियम होते हैं, जब वो चीज़ें सारी चीज़ें शहर कोई फॉलो करता है उसे नगर निगम का दर्जा दे दिया जाता है। और नगर निगम में बहुत सारा पैसा आता है जिससे जो नगर के कल्याण के लिए लगाया जाता है, नगर के उज्ज्वल भविष्य के लिए लगाया जाता है। तो क्या होता है कि जो 74वां हमारा संविधान संशोधन था उसी के तहत ये चीज़ें शेड्यूल में जोड़ी गई। तो यही कुछ बातें थी। 12 शेड्यूल थे, हमने बहुत क्विकली देख लिया। हमने क्या देखा कि पहले में राज्यों के बारे में बताया गया, राज्यों क्या नाम हो गया, बाउंड्रियाँ होंगी, संविधान। दूसरे शेड्यूल में क्या बताया गया कि वेतन और पेंशन की, जितने पदाधिकारी हैं उनकी वेतन और पेंशन क्या होगी। तीसरे शेड्यूल में बताया गया कि उनकी शपथ क्या होगी, उस शपथ के बारे में क्या क्या होगा। और चौथा जो चौथी शेड्यूल थी उस पर क्या बोला गया? उस पर बोला गया कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कैसे होगा। ठीक है। और 5वें में क्या बोला गया कि SC और ST का प्रशासन पूरे देश में कैसे होगा। 6 नंबर में बोला गया कि मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम में ST समुदाय का कैसे प्रशासन होगा। ठीक है। 7 नंबर में बोला गया शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, कैसे तीन तरह की बॉडियाँ हैं। ठीक है। 8 में बोला गया कि मानक भाषाएं कितनी होगी, जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी उसके बारे में बोला गया। 9 में क्या बोला गया? भूमि सुधार कानून के बारे में बोला गया। और 10 में बोला गया दल बदल कानून कैसे क्या था, वो 10वें शेड्यूल में है। और 11वें में बोला गया पंचायती राज के बारे में बोला गया। और 12वें शेड्यूल में क्या बोला गया? नगर निगम के बारे में बोला गया, है ना। तो ये 12 शेड्यूल थे, 12 अनुसूचियाँ थी जिसके बारे में हमने भी आराम से देख लिया। तो अब बस इसी के साथ नमस्कार, फिर आगे बात अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।